हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। हम लोग आज से थ्योरी पढ़ना शुरू करने वाले हैं एसएफएम की। एंड थ्योरी की एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ज़बरदस्त बुक हमने बनाई है। एंड वो बुक आप सभी के साथ आज इस लेक्चर से पहले शायद शेयर हो चुकी होगी, आपके ड्राइव पे मिल जाएगी आपको एनीवेज। सो ये थ्योरी बुक जो है, मैक्सिमम एवरीबडी हैज़ गॉट अ सॉफ्ट कॉपी फॉर दिस। आपको भी पॉसिबली एक सॉफ्ट कॉपी मिला होगा। बहुत मेहनत से बनाई है ये किताब। इस मेहनत को क्यों इतना मेहनत लग गई, क्यों इस किताब को इतना टाइम लगा आने में, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो आपके सामने रख देता हूँ। कि अगर हम सीएमए फाइनल एसएफएम की बात करें तो 2016 के सिलेबस में भी जो किताब थी उसमें थ्योरी ऑब्वियसली थी, पर 2022 में इन्होंने थ्योरी बहुत ज्यादा मैट में इंक्लूड कर दी है। आप एसएफएम की बुक की, जो इंस्टीट्यूट बुक की ओवरऑल विथ भी देखेंगे, यू विल बी शॉक कि यार इतनी कितनी थ्योरी है। प्रैक्टिकल हमने करके कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल में कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिकल उतना ही है जितना 2016 सिलेबस में था। लेकिन 2022 के सिलेबस में डेफिनेटली बहुत ज्यादा थ्योरी और भी ऐड की गई है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया हमने अपनी इस मैट में। एंड आपके लिए डेडिकेटेड 8-9 लेक्चर्स भी आएंगे इसमें। तो 8-9 बहुत ही डेडिकेटेड लेक्चर्स थ्योरी पे आएंगे। आई अंडरस्टैंड इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहेगी, यानी मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन इससे मार्क्स कोई खासा नहीं आएंगे। आई अंडरस्टैंड ऑल दोस पिक्यूलैरिटीज, बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कि हाँ भाई, ओवरऑल पढ़ना तो है ही, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एफर्ट लगने वाला है, काफी कुछ हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, शुरुआत का जो हम लोग आज का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, उस फर्स्ट पार्ट में कोई खास इंटरेस्टिंग स्टफ्स नहीं है। 3-4 चैप्टर्स हम कर लेंगे आज, और उन 3-4 चैप्टर्स में से कोई खास क्वेश्चंस भी नहीं आते एग्जाम में। कभी कभार कोई एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से दिखता है। सो आई अंडरस्टैंड कि हाँ, बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं है, तो उस हिसाब की मेहनत भी हम डालेंगे। आप चिंता मत करना यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है, तो आई विल इंश्योर कि आपके लिए टाइम बचे। दूसरा, कुछ एक दो 2016 सिलेबस के बच्चे भी होंगे जो शायद अभी भी देख रहे होंगे इन लेक्चर्स को, तो उनके लिए भी रेलिवेंट है। कोई बात नहीं, आप थ्योरी पूरी देख सकते हो, आपके लिए भी पूरी रेलिवेंट होगी। हालांकि ऑब्वियसली जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो 2022 की है, तो इसमें ज्यादा थ्योरी है, तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होगा साथ साथ में। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन, ये पूरी बुक जो है 2022 के सिलेबस से ही है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, हमने इस पूरी बुक को टैबुलर फॉर्मेट में ब्रेक किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर देता है थ्योरी को। सबसे पहले आप टेबल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दूसरा, लैंग्वेज हमने काफी अच्छी करी है, लैंग्वेज को सुधारा है, सिंपल मैनर में लिखा है चीजों को, जिससे आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी सुविधा हो जाए। एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम थ्योरी आएगा तो उसको अच्छे से लिख पाए, उसके पॉइंट्स मैच करा पाए, और बस अपने वर्ड्स में भी लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। रट्टू पोपट हमें नहीं बनना है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए एसएफएम की थ्योरी का लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके लिए एसएफएम का थ्योरी लेक्चर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं इन द पार्ट 1 विद चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सामने है वो है कैपिटल बजटिंग। इफ आई टॉक ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो ये चैप्टर अगेन इंटरमीडिएट से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। अब इसमें कई जगह मैं आपको ना आरसी लिखवाऊंगा। आरसी का मतलब रीडिंग कैटेगरी, कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ पढ़ा लो। जैसे कि जिसमें अपना पहला ही चीज जो आता है वो आता है आरसी। आरसी मतलब इनिशियल कैश फ्लो। भैया इनिशियल कैश फ्लो क्या होता है? इन्होंने समझाया है कि इनिशियल कैश फ्लो क्या होता है। जैसे कि इनिशियल कैश फ्लो में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन दोनों का समेशन को ही हम लोग बोलते हैं इनिशियल कैश फ्लो। वैसे इसका पूरा फॉर्मूला दिया है। यहाँ बोला है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज हुआ तो ठीक है। अगर आपने पुराना कोई एसेट बेचा, अब ये रिप्लेसमेंट मेथड से आ गया, अगर पुराना एसेट कुछ बेचा है तो। इसके अलावा टैक्स सेविंग और टैक्स पेएबल जो भी है, उन सारी चीजों के बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो देखा जाए तो कुछ खास ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्स ही है ये। एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ने से वैसे हो जाएगा, हमने जितना फिलहाल अभी भी पढ़ लिया उतने से भी आपका काम हो जाएगा। देयर इज अ गुड लाइकलीनेस दैट इस पे कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपना सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में भी वही चीजें हैं। आप ईयर ऑन ईयर एनुअली अगर देखेंगे तो आप जितना भी इन्वेस्ट किए हैं उससे कुछ ना कुछ आप कमा रहे होंगे। जो भी आप कमा रहे होंगे उसी को हम सब्सिक्वेंट कैश फ्लो कहते हैं। ये भी एक रीडिंग कैटेगरी है। हालांकि ऊपर ऊपर से ये देख सकते हैं हम कि हमेशा आफ्टर टैक्स बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहिए, जो कि हम जानते हैं। हम जब कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज को हमेशा आफ्टर टैक्स बेसिस पे लेते हैं, और फिर उसकी पीवी वगैरह जो कुछ करना होता है वो करते हैं। तो एकदम नॉर्मल चीज है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। कैश फ्लो का मतलब ही यही होता है कि डेप्रिसिएशन शुड बी एडेड बैक। इंटरेस्ट इसमें होता नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड, जाहिर सी बात है। इसके अलावा बाकी आपका डेट कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उससे वेटेड एवरेज निकलता है, और यही वेटेड एवरेज को हम एनपीवी करने के लिए यूज करते हैं। सो बहुत बेसिक चीजें हैं, अगेन इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे
तो सी फैट यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है ईबिट इंटू 1 माइनस टी, और उसमें फिर वापस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया गया है। बेसिकली इंटरेस्ट को माइनस करने से पहले का ये सिचुएशन है। नेक्स्ट एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, अगेन इट इज अ रीडिंग कैटेगरी। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है भैया, प्रैक्टिकल में पढ़ा हुआ है। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उस समय आपको वर्किंग कैपिटल का भी रिफंड मिलता है, और आपने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट की होगी इन फिक्स्ड एसेट्स उसका आपको एक सैल्वेज मिलता है आफ्टर टैक्स बेसिस पे। उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सैल्वेज कुछ मिलेगा तो मिलेगा, टैक्स सेविंग अगर लॉस ऑफ एसेट पे हो रहा है आपको तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पे हो रहा है तो वो होगा। इसके अलावा टैक्स बर्डन अगर कुछ है तो माइनस कीजिएगा, और अगर आपका रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो इसको भी ऐड करेंगे। ये आपका बनता है टर्मिनल कैश फ्लो, सिंपल है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट्स। तो भाई प्रोजेक्ट्स तो यार हर जगह में आप रेलिवेंट कॉस्टिंग ही करते हैं, यानी उन्हीं चीजों को खर्चा पकड़ते हैं, उन्हीं चीजों को कैश फ्लो में लेते हैं जो कि रेलिवेंट नेचर के होते हैं। रेलिवेंट नेचर में आप अगर एनालिसिस करना जानते हो तो आप कई तरह के डिसीजन मेकिंग में अपना काम करवा सकते हो। जैसे कि आपको मेक और बाय डिसीजन लेना है तो रेलिवेंट कॉस्टिंग काम आता है। इसके अलावा एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना एक स्पेशल ऑर्डर को रेलिवेंट कॉस्टिंग काम आता है। कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू कर दें ये अबेंडनमेंट से रिलेटेड एक ऑप्शन है, तो ये भी एक पॉइंट है इधर। और अपने जो रिसोर्सेज है उनको बेटर तरीके से कैसे यूटिलाइज करें उसी के ऊपर में जितने भी कशमकश है उन सारी चीजों के लिए रेलिवेंट कॉस्टिंग की टेक्निक्स की दरकार पड़ती है। जस्ट इन केस आप बहुत देर से सोच रहे होंगे यार बार बार वहां क्या देख रहे हैं, तो आई हैव अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ माय बुक हियर। पॉसिबली आपके पास में भी आपने एक प्रिंट कराया होगा तो आपके पास सेट होगा। अगर हार्ड कॉपी नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टिल स्टडी फ्रॉम द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट ऑन अवर रडार इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। वेरी सिंपल, अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड दोनों ही हमने चर्चा करी है। कई ऐसे कैश फ्लो असेसमेंट या फिर मैं कह सकता हूं कैपिटल बजटिंग टूल्स हैं जो कि नॉन डिस्काउंटेड नेचर के होते हैं। इसमें एक अच्छा एग्जांपल पे बैक पीरियड हो सकता है। पे बैक पीरियड में हम कोई भी टीवीएम की कंसिडरेशन ही नहीं करते तो प्रेजेंट वैल्यू करने का तो सवाल ही नहीं है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है भैया, नॉन डिस्काउंटेड भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं। इसके अलावा हमने एआरआर पढ़ा हुआ है, एआरआर भी इसी में आता है, एवरेज अकाउंटिंग रेट, करेक्ट। सो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा पे बैक है ही, इन सब चीजों के नाम है। पे बैक से जुड़े हुए और भी चीजें हैं जैसे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी या फिर पे बैक रेसिप्रोकल, वो भी इसी में पार्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे मेथड्स कम है जिसमें नॉन डिस्काउंटिंग होती है, ज्यादातर में डिस्काउंटिंग होती है। अब आप एनपीवी की बात कर लो या फिर पीआई की बात कर लो या फिर और भी कोई चीज की बात कर लो, सब जगह आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक देखने को मिलती है। आईआरआर इंक्लूसिव है। नॉन डिस्काउंटेड में अब एआरआर की बात हम पढ़ रहे हैं। अगेन एआरआर को ऊपर ऊपर से देखने से आपका काम हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला याद रख लेना, एआरआर में भी एवरेज एआरआर का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे एवरेज एआरआर का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखना ही मेन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बहुत सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, दैट इज ट्रू। इसके अलावा पूरी लाइफ कंसिडर किया जाता है, वो भी सही है, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये बोला है कि नेट इनकम को हम आफ्टर डेप्रिसिएशन लेते हैं जो कि थियोरेटिकली साउंड है, बट वही वापस डीमेरिट भी हो जाएगा। डीमेरिट इसलिए हो जाएगा बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग कैश फ्लोज, यू आर कंसिडरिंग प्रॉफिट्स, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। नंबर 2 यहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करो तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं पेबैक मेथड में। पेबैक मेथड हमें सभी को पता है कि एक ऐसा मेथड है जो कि आपको ये बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने समय में आपको वापस मिल जाएगा। इसमें ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड आता है विच इज वेरी वेरी बेसिक। फिर आता है पेबैक रेसिप्रोकल, बहुत सिंपल है। अगर आपके एनुअल कैश फ्लोज कांस्टेंट नेचर के हैं, कांस्टेंट नेचर के हैं, तो उस केस में पेबैक रेसिप्रोकल निकालना आसान है। आप अपने एनुअल कैश फ्लो को ऊपर रखेंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को नीचे रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। आपका जो भी पे बैक पीरियड आएगा उसको आप रेसिप्रोकल करो, 1 बाई पे बैक पीरियड कर लो तो उससे भी पे बैक रेसिप्रोकल आ जाएगा। सिंपल टेक्निक्स है। नेक्स्ट है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। भाई पे बैक आने के बाद की प्रॉफिटेबिलिटी का कैसे अंदाजा लगाएं, तो उसके लिए हम पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की असेसमेंट करते हैं और बहुत ही ज्यादा बेसिक है ये। इसके लिए हम ये देखते हैं कि भैया हमारा जो एनुअल कैश फ्लो है वो क्या है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। ये इसका फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। क्लियर क्या? सो दिस इज एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। तो ये आपके लिए हो गया पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आता है। बेसिक चीज है, पे बैक पीरियड में ही जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन कर देते हैं इट बिकम्स अ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
ठीक है भैया। नेक्स्ट है एनपीवी। एनपीवी हम सभी जानते हैं रीडिंग कैटेगरी में, वैसे मार्क करो। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम जरूर पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में अगर हम कंसिडर करें तो पहला तो ये टीवीएम कंसिडर करता है विच इज अ गुड थिंग। दूसरा ये सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करता है विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता है कि शेयर होल्डर वेल्थ कितने से बढ़ेगी। एंड अगर आपको दो प्रोजेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो एनपीवी इज द बेस्ट मेथड फॉर दैट पर्पस। डिसएडवांटेज की बात करें तो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल, उस समय प्रॉब्लम होती है। दूसरे कैश फ्लोज अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट लागू होता है। अगर आपके कैश फ्लोज ही अच्छे नहीं है तो फिर आपका एनपीवी का रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। इसके अलावा आप जब एनपीवी प्रोजेक्ट की रैंकिंग कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले। वैसे यहाँ पे इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग में एनपीवी वर्सेस आईआरआर की बात कर लो, प्रॉब्लम वहां पे भी बहुत है। कई बार ऐसा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के केस में आईआरआर एक मेथड को विजेता घोषित कर रहा है और एनपीवी दूसरे को। ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ कंफ्यूजन। ये एनपीवी के मत्थे हमने डाल दिया कि भैया ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एनपीवी दो प्रोजेक्ट में ये तो बता सकता है कि किस प्रोजेक्ट में एनपीवी ज्यादा आ रहा है किस में कम, बट एनपीवी ये नहीं देखता है कि भाई किस में कितना इन्वेस्टमेंट लगा था। तो यहाँ पे एक समस्या ये जरूर रहती है कि ये सिर्फ हायर एनपीवी की तरफ वकालत करता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर डिफरेंस इन आउटफ्लो है तो उसका भी अकाउंटिंग होना चाहिए, जिसकी बेहतरीन अकाउंटिंग पीआई मेथड करता है बट एनपीवी नहीं कर पाता। इसके अलावा एनपीवी आपको तब भी कंपैरिजन नहीं करके दे सकता जिस केस में आपको लाइफ डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। आप सभी को याद होगा लाइफ डिस्पैरिटी के केस में हम ईएसीएफ कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो, और उसी से ये सारा काम किया जाता है रादर देन डूइंग इट ऑन एनपीवी। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम सभी जानते हैं ये क्या चीज है। फॉर्मूला होता है 1 + एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। बाद बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज में टीवीएम कंसिडर करता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में और बेहतर तरीके से करता है, ये एनपीवी से बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करता है। दूसरा ये क्लियरली बताता है कि आपको कितना मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा ओवर द रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड। तो ये कैलकुलेट करता है ना पीवी ऑफ इनफ्लोस बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको क्लियरली बता देता है कि आप जितने रुपए इन्वेस्ट करो उस पर आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे। करेक्ट। लिमिटेशन है कि single largest project with PI, only a limitation of selecting only a single large project with PI। हाँ ये एक समस्या है। कई बार पीआई में क्या होता है, अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली पीआई रैंकिंग फॉलो कर रहे हो तो कई बार आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को रैंक 1 दे देते हो कि अगर सिर्फ उसी को किया तो बाकी किसी को भी नहीं कर पाएंगे। तो यस, पीआई को ब्लाइंडली फॉलो करना कैन बी डिवास्टेटिंग। नंबर 2, यहाँ पे ये बोला है कि लोअर पीआई भी कई बार बढ़िया कैश फ्लोस जनरेट करके दे सकते हैं लॉन्ग रन में, हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं अगर उसका पीआई खराब हो तो। और पीआई बोला भी जा रहा है कि पीआई अकेला ही सारा टूल नहीं है जिसको आप देखेंगे। अब ये तो हम क्या ही कहें, कैपिटल रेशनिंग के कई सवाल बनाए हमने जिसमें पीआई हमको धोखा भी देता है। एक सवाल आपको याद आ रहा होगा जी, पीआई धोखा भी देता है, तो वो इसके डिसएडवांटेजेस में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजस्टेड एनपीवी। अब यहां फंसते हैं बच्चे, इस तरह के शॉर्ट नोट अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे फंस जाए। अब ये क्या है भैया, कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे, बस उसमें अब की बार कुछ एक दो चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई भी टैक्स शील्ड एंजॉय करने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ टेकिंग सर्टेन फाइनेंस फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है, तो हालांकि हम एनपीवी की कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपने ज्यादा लोन लिया है, ज्यादा देन द कंपनी इटसेल्फ, या फिर बोल सकते हैं कंपनी की जो प्रपोर्शन है उससे ज्यादा, तो वहां पे आपको जो डेट फाइनेंसिंग है उसका तो बेनिफिट मिलेगा टैक्स सेविंग के तौर पे, तो उस टैक्स सेविंग के बेनिफिट को अलग से कंसिडर यहाँ पे किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी इक्विटी इशू के टाइम पे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट पे करना पड़ा है तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पे डिडक्ट किया जा रहा है। ये इसको थोड़ा खास बनाता है, ये इसको एडजस्टेड एनपीवी का नाम देता है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चा बच्चा जानता है ये क्या चीज है, ये एक ऐसी डिस्काउंट रेट है जहां पे आपका पीवी ऑफ इनफ्लोज आपके आउटफ्लो से मैच हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस में नंबर 1 यही है कि टीवीएम को कंसिडर करता है, सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करता है, और आपको आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले अगर आप चेक करोगे तो आपको देख करके बता देगा कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। लिमिटेशन में ये है कि बहुत मुश्किल है यार काम करना है इस पर, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा मल्टीपल आईआरआर की एक समस्या आती है, नो आईआरआर की एक समस्या आती है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा एनपीवी के साथ तो जाकर के ये भिड़ ही जाता है, प्रॉब्लम करता है।
एंड चौथा जो कि बहुत बड़ा लिमिटेशन है वो ये है कि आईआरआर एक ऐसा मेथड है जो ये अज्यूम करता है कि जो भी आपके अंडरलाइंग कैश फ्लोज होंगे या फिर जो भी आपके इंटरमीडिएट कैश फ्लोज होंगे उनको आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे एट आईआरआर. नाउ दिस इज अ वेरी वेग अजम्पशन टू मेक, बट क्या करे, आईआरआर यही मानता है. सो आईआरआर का यही मानना है कि जिस रेट पे आप कमा रहे हो उसी रेट पे आप वापस री इन्वेस्ट कर पाओगे जब भी आपको बीच में कोई कैश फ्लो मिलेगा. ये पॉइंट यहां लिखा है. नेक्स्ट अप इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को तो हमने पढ़ा भी है. ये वो रेट है जहां पे आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ मैच कराया जाता है. आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं. तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम आईआरआर की बात करें तो आईआरआर में तो एक समस्या है, हम उसमें सब कुछ पीवी फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम वहां पे अपना ना खुद का एक री इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं ले सकते. वो ये अज्यूम करता है, आईआरआर मेथड ये अज्यूम करता है कि जो भी री इन्वेस्टमेंट होगा वो आईआरआर की रेट पे ही हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है. तो अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट्स इनटू योर यूनिवर्स, देन दैट केस एमआईआरआर विल अकोमोडेट दैट, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करवाता है और आपको री इन्वेस्टमेंट रेट भी लेने का मौका देता है. नेक्स्ट अप इज मॉडिफाइड एनपीवी. मॉडिफाइड एनपीवी की मैं बात करूं तो यहां पे भैया बहुत सिंपल है. करेक्ट, यहां पे अपने री इन्वेस्टमेंट रेट को अगेन यहां पे भी कंसिडर कर रहे हैं और इसके एनपीवी निकाल रहे हैं. यहां पे इतना सही है कि टर्मिनल वैल्यू मेथड हम लगा रहे हैं. टर्मिनल वैल्यू मेथड में होता क्या समझ लो कि यहां पे आप लोग सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को कंपाउंड करोगे, यानी उसकी एफवी करोगे. करेक्ट, और उसके बाद में उसमें री इन्वेस्टमेंट रेट का जो भी अजम्पशन लेना है वो लेते जाओगे और उसके बाद में आप डिटरमाइन करोगे प्रेजेंट वैल्यू, सबको पकड़ करके प्रेजेंट वैल्यू करोगे यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फिर उसमें से एनपीवी निकाल लोगे. सो बेसिकली सारे कैश फ्लोज को री इन्वेस्टमेंट रेट पे अज्यूम करना है कि वो फ्यूचर वैल्यू बन गई, फिर उन फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके लेके आना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे वापस पीवी के फॉर्म में और फिर उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके एनपीवी निकालना है. ये मेथड का सबसे बड़ा यूज यही है कि ये मेथड आपके री इन्वेस्टमेंट रेट्स को कंसिडर करता है एंड इसी वजह से ये मेथड आपके लिए काफी फेवरेबल है. तो ये मॉडिफाइड आईआरआर और मॉडिफाइड एनपीवी दोनों ही एक चीज है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा. एनपीवी आईआरआर में लड़ाई कब कब हो जाती है? बहुत रीजन से होती है. नंबर 1, जब प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी दो प्रोजेक्ट के बीच में अगर लड़ाई है तो उस केस में एनपीवी और आईआरआर में लड़ाई हो जाएगी. इसके अलावा अगर टाइम डिस्पैरिटी है यानी लाइफ डिस्पैरिटी है तो उस केस में भी समस्याएं होंगी. करेक्ट, और लाइफ डिस्पैरिटी में भी समस्या होगी. तो टाइम डिस्पैरिटी में बेसिकली टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज का डिफरेंस है. तो हो सकता है आपको उतना ही कैश फ्लो मिल रहा हो लेकिन टाइमिंग अलग अलग हो, तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है आईआरआर वर्सेस एनपीवी में. इसके अलावा लाइफ डिस्पैरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्केल डिस्पैरिटी तो खैर है ही. जहां तक बात है अनइक्वल लाइव्स के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने की बात, तो वहां पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है ईएसीएफ. तो ईएसीएफ अपना पहला टेक्निक होता है. इसके अलावा एक और टेक्निक होता है जहां पे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल अप्रोच लगा लेते हैं. लीस्ट कॉमन मल्टीपल अप्रोच में ये होता है कि अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है 2 साल का और एक प्रोजेक्ट है 3 साल का, हमको इनको कंपेयर करना है, तो हम ना इसको 6 साल पे कंपेयर करते हैं. तो जो 2 साल का प्रोजेक्ट है उसको हम टोटल 3 बार कर लेते हैं और जो 3 साल का प्रोजेक्ट है उसको हम 2 बार कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी टोटल एनपीवी क्या आ रही है. तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल अप्रोच. सिंपल सा अप्रोच है जो कि अगेन आपको कैलकुलेट करने में मदद करता है कि किसका कितना एनपीवी है इन केस ऑफ लाइफ डिस्पैरिटी. नेक्स्ट अप इज अबंडनमेंट वैल्यू. अब ये क्या है भैया? देखो, कई बार हम रियल ऑप्शंस को क्लब कर देते हैं अपने एनपीवी डिसीजंस में. तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आपके पास ये एक मौका है कि आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को बीच में बंद कर सकते हो और इस पे जो भी आपको अबंडन करने के बाद पैसे मिलने हैं वो लेकर के घर जा सकते हो. तो ऑब्वियसली जब आपके लिए अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस हो तब आप इस तरह का वैल्यू एसरटेन कर सकते हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं. और यहाँ ये लिखा है कि अबेंडनमेंट वैल्यू वो है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि आपको मिलेगा अगर आपको एसेट को एकदम से बेचना पड़ गया. तो ये रियल ऑप्शंस के तहत आता है और बहुत सिंपल लिखा है कि अगर आपके एनपीवी की वैल्यू अबेंडनमेंट के बाद में पॉजिटिव हो जाए एंड हायर हो जाए देन एनपीवी विदाउट अबेंडनमेंट, तो फिर ये अबेंडनमेंट की वैल्यू है. इस अबेंडनमेंट को लेना चाहिए हमें. अबेंडनमेंट को पुट ऑप्शन की तरह कंसिडर किया जा सकता है. अगर आप डेरिवेटिव्स अच्छे से जानते हैं तो यू वुड रिलेट इट. करेक्ट, एंड बस यही चीज है. नेक्स्ट अप इज एमएसईआरएस, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम. तो ये जैसे इंडिया में डब्ल्यूडीवी मेथड होता है और इंडिया में भी वैसे टैक्स रेट्स या टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में ना डेप्रिसिएशन की रेट प्रेस्क्राइब्ड है, इसी तरह से डेप्रिसिएशन की रेट यूएस में भी प्रेस्क्राइब्ड है एज पर देयर
लॉ, टैक्स लॉज। तो उधर जो रेट डिस्क्राइब्ड है, उधर जो तरीका डिस्क्राइब्ड है, उसे हम कहते हैं MACRS, करेक्ट। और यहां पे ये लिखा है कि MACRS जो है वो रियल प्रॉपर्टीज पे खास करके लागू नहीं होता है, करेक्ट। और एसेट्स अदर देन रियल प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम MACRS एसेट क्लासेस बोलते हैं, और उसमें स्पेशल डेप्रिसिएशन का शेड्यूल मेंशन किया रहता है। इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एज पर WDV भी यही होता है, तो यही यहाँ पे काम हो रहा होता है। यहाँ पे ये भी बोला है कि MACRS की वजह से NPV ज्यादा आती है। कैसे? क्योंकि आप इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, तो आपका डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भी इनिशियल ईयर्स में ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी एनपीवी भी पॉजिटिव ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉरकास्टिंग इन कैपिटल बजटिंग, वैसे ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, बट बीच में आपको एक फिशर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसको ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए फिशर इफेक्ट। फाइनल टॉपिक हियर इज सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। देखो बहुत सिंपल है, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंसान अपना कोई भी डिसीजन लेगा तो वो हमेशा कंसिडर करेगा उसका प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट, करेक्ट। तो आप हमेशा अपना ही सोचते हो और अपना ही कॉस्ट और बेनिफिट सोचते हो, लेकिन क्यों नहीं हम एक ऐसा टेक्निक यूज करें जहां पे हम सोसाइटी को ओवरऑल क्या कॉस्ट पड़ रहा है और सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है उसको कंसिडर करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे सिगरेट फैक्ट्री बैठानी है, तो सिगरेट फैक्ट्री बैठाते वक्त अगर मैंने ये सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट की बात करी, तो भाई सोशल बेनिफिट बहुत कम आएगा और सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, प्राइवेट कॉस्ट से भी ज्यादा सोशल कॉस्ट आने वाला है। तो ऐसे में सिगरेट फैक्ट्री बैठाना एक लाजमी तरीका नहीं माना जाएगा एज पर SCBA। और भी बातों में यही सब लिखा है। रेलिवेंस इसकी क्या है भाई, गवर्नमेंट एंटरप्राइज में ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज SCBA को काफी ज्यादा तक फॉलो करती है। क्लियर क्या? ओके, यहां पे ये भी बोला है कि अगर आपको इनडायरेक्ट वे में भी कोई भी तरह का बेनिफिट या कॉस्ट लग रहा है तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। इसमें दो मेथोडोलॉजी का नाम आप याद रख लीजिएगा। एक है यूनिडो, जिसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं पे एक और अप्रोच है LM अप्रोच, जिसे हम कहते हैं लिटिल मिररलेस अप्रोच। क्लियर? बस इन दो अप्रोच का नाम याद रखना, कल को अगर कोई क्वेश्चन आए SCBA पे तो इन दोनों अप्रोच का नाम आपको लिखना आना चाहिए। चलो, विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर नंबर 1 यहां पे कर दिया है हमने ओवर, करेक्ट। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो आइए सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं थ्योरी की। ये सेकेंड चैप्टर है अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी जिसे हम प्यार से रिस्की प्रपोजल्स कहते हैं, वो वाला चैप्टर। सिंपल चैप्टर है। आ जाइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट और RADR अप्रोच की बात की गई है। इन दोनों अप्रोचेस पे RC लिखो। अगेन आपको ना RC अब भी ज्यादा लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी जो थ्योरी है वो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल से मिक्स्ड अप है। आपने प्रैक्टिकल में जिन चीजों को पढ़ा है ना, उनको अलग से थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। बट बाद बाकी यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ मैटर टू राइट अबाउट। जैसे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच की बात बताता हूँ। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में सबसे पहले अगर कभी भी कोई सवाल आए तो आपको ये जवाब देना है कि इस अप्रोच में हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट की, जहां पे हम अपने अनसर्टेन कैश फ्लोज को सबसे पहले सर्टेन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स की दरकार पड़ती है। वंस वी हैव द सर्टेन कैश फ्लोज इन अवर हैंड, हम रिस्क फ्री रेट की मदद से यहां पे डिस्काउंटिंग करते हैं एंड वी फाइनली फाइंड द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। सिंपल अप्रोच है। इसी तरह RADR की अगर हम बात करें तो RADR में भी हम रिस्की एसेट को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके कैश फ्लोज अनसर्टेन है, इसीलिए हम अपनी रेट को ही एक रिस्क फ्री रेट से तब्दील करके RADR बना देते हैं, यानी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बना देते हैं। यहाँ पे हम रिस्क फ्री रेट में एक रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं सो दैट इट बिकम्स RADR, एंड उसके बाद अपने अनसर्टेन कैश फ्लोज को RADR पे डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और RADR अप्रोच, दोनों ही अप्रोच एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, पर दोनों काम एक ही करते हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव लास्ट में यही है कि हम कैसे भी करके अपने कैश फ्लोज और अपने डिस्काउंट रेट को एक जैसा बना करके एनपीवी कैलकुलेट कर पाए और कैपिटल बजटिंग की मदद से एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाए। काफी लिख दिया, काफी बता दिया जो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट अपना एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी अगेन हमने ना ज्यादा प्रैक्टिकल देखा है।
हम कैलकुलेट करना जानते हैं जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई रहती है और उसके बगल में उसी का एनपीवी का डेटा रहता है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी और एनपीवी के डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको समेशन करेंगे एंड उसी को हम एक्सपेक्टेड एनपीवी कहेंगे। इसी में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी सीखा है कि किस तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और हिलर रूल से भी हमारा लेना देना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन। तो ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकल में सीखी हुई है। अगेन फॉर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इसको बस एक बार पढ़ना ठीक रहेगा, कुछ उससे मेरे को अपेक्षा भी नहीं है कि एग्जाम में इस तरह की कोई थ्योरी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब इस तरह की चीजों में आ सकती है थ्योरी। डिसीजन ट्री एनालिसिस, हम हालांकि डिसीजन ट्री बनाना जानते हैं बट फिर भी ये काम क्या आता है, तो भाई काम तब आता है जब आपके पास में एक ऐसा अप्रोच है जहां पे आपके डिसीजंस या फिर आपके आउटकम्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस आउटकम्स, और उसमें भी आपके पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। तो भाई यही बात दिखी है कि डिसीजन ट्री आपको प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत काम आता है। अगर सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व है, यानी इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा, अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो उस समय भी आप डिसीजन ट्री की मदद ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अगर आप जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लो तो एक्सपेक्टेड एनपीवी भी बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आपको डिसीजन लेने को यही मदद मिलेगी थ्रू अ डायग्राम कि आपको कौन से पाथ पे जाने का है और आपके लिए सबसे ऑप्टिमम डिसीजन पाथ कौन सा होगा जिससे हाईएस्ट एनपीवी आप जनरेट कर पाओगे। तो काफी सारी चीजों की यहाँ पे अगेन आपको रिजेम्बलेंस देखने को मिल जाती है फ्रॉम प्रैक्टिकल यूनिवर्स। प्रैक्टिकल में जो जो चीज हम कर पाते हैं वही चीजें यहाँ लिखी है थ्योरी में भी। डिसीजन ट्री एनालिसिस के बाद नेक्स्ट है ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग, या फिर जिसे हम रियल ऑप्शंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रियल ऑप्शंस के नाम पे ऑब्वियसली ये एक ऐसे मैं कह सकता हूं राइट टू डू समथिंग है जो कि ऑब्लिगेशन भी नहीं है। समझिए ऑप्शंस का डेफिनेशन ये होता है दैट दिस इज अ राइट टू डू समथिंग, जबकि ये ऑब्लिगेटरी आपके पार्ट पे नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऑप्शन टू एक्सपैंड की बात करें, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इनिशियली अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा, अगर मुझे इनिशियल सक्सेस मिलेगी तो मैं उसको एक्सपैंड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब इस तरह का जो डिसीजन है इसमें हम कहीं पे भी कोई कमिटमेंट नहीं दे रखे हैं। वी हैव एन ऑप्शन टू एक्सपैंड। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन टू एक्सपैंड तो आप ऑब्वियसली फेवरेबल सर्कमस्टेंस में ही उसे एक्सरसाइज करोगे, पर कल को भैया बिजनेस नहीं चला तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे एक्सपैंड करेंगे। तो इसीलिए ये एक ऑप्शन आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है और इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम रियल ऑप्शंस की मदद लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन टू अबंडन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई अपने पास में तो सिचुएशन ही नहीं है कि प्रॉफिट में आ पाएंगे, तो आप अपने बिजनेस को भी बंद कर सकते हो। उसके ऑप्शन को हम कहते हैं ऑप्शन टू अबंडन। ऑप्शन टू वेट, आपको लगता है अभी फॉर द टाइम बिंग फेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं है, यू कैन वेट, लेटर ऑन आप अपने डिसीजन को बेसिकली डेफर कर सकते हो यहाँ पे। ऑप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन टू स्विच, सेम चीजें हैं। ऑप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि ऑप्शन है ये शट डाउन करने का एक प्रोजेक्ट का एट अ पॉइंट इन फ्यूचर इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल। करेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिजनेस को श्रिंक कर देंगे। इसके अलावा ऑप्शन टू स्विच, आपको ऐसा लग रहा है एक प्रोजेक्ट में नहीं हो पा रहा उतना पैसा तो दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच कर पाओगे, दूसरा कर पाओगे, तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसे हम कहते हैं ऑप्शन टू स्विच। सिंपल सा अप्रोच है। इसके अलावा सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है, इसको क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। सेंसिटिविटी एनालिसिस वो एनालिसिस है जहां पे आप जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन फैक्टर्स में से एक एक करके फैक्टर को चेंज करते हो और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हो एंड यू चेंज कि इस फैक्टर में जब हम बदलाव कर रहे हैं तो उसकी वजह से एनपीवी में क्या इंपैक्ट आ रहा है। If the impact on NPV is huge, then you can say that that particular factor is extremely sensitive. And जो ज्यादा sensitive होता है, obviously you have to take extra care of that. तो वहां पे आपको यही देखना है कि which factor is the most sensitive factor, and accordingly you will have to do precise calculation or forecasting with respect to that particular factor. ये सेंसिटिविटी फैक्टर और बहुत सिंपल ये बातें लिखी हुई भी है। ईच वेरिएबल इज चेंज वन एट अ टाइम व्हाइल होल्डिंग द अदर्स कांस्टेंट, ये बात लिखी है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि हमें की फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाती है और एनपीवी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये भी लिखा है कि हम एक टॉलरेंस लिमिट तक अपने वेरिएबल्स को वेरी करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ओरिजिनल एनपीवी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड उस हिसाब से हम सेंसिटिविटी एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं। सेंसिटिविटी के बाद में आता है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो सेंसिटिविटी से बहुत अलग है, इनफैक्ट आगे जाकर के शायद आप एक डिस्टिंक्शन भी पढ़ोगे। हाँ जी, आगे डिस्टिंक्शन भी है। तो बेसिकली सेंसिटिविटी और सिनेरियो में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सेंसिटिविटी में आप एक फैक्टर को एक बार में बदलते हैं, सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर
द इनपुट टू अ पर्टिकुलर आउटपुट। तो उन सारे फैक्टर्स में आप सारे में एक ही बार में चेंजेस ला रहे हैं। अब इससे क्या होता है, आप एक चेंज बनाते हैं और वो चेंज एक सिनेरियो बन जाता है। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स अपने इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं एंड मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मल्टीपल सिनेरियोस आप क्रिएट करेंगे तो एक सिमुलेशन एनालिसिस ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 आउटकम्स तो बनाए ही जाते हैं, जैसे कि मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट या वर्स्ट आउटकम, या फिर आई वुड से ऑप्टिमम आउटकम, ऐसा करके। तो आप अपने आउटकम्स यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एंड हर आउटकम पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि सिनेरियो एनालिसिस में कोई आप एक फैक्टर को बदल करके बाकी को कांस्टेंट नहीं रखते, बल्कि आप सबको बदलते हो, एक नया सिनेरियो क्रिएट करते हो और उस पर ऑब्जर्व करते हो अपने एनपीवी में आने वाले चेंजेस। यहाँ पे वर्स्ट और बेस्ट केस की आप बात ऑलरेडी सुन ही रहे हो, जो कि मैंने भी अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर? परफेक्ट। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, एक एक करके इनके ऊपर गौर कर लेते हैं। जैसे सेंसिटिविटी के लिए बोला है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल में चेंजेस लाता है, जबकि सिनेरियो सारे में एक बार में चेंजेस ले आता है। ये पहला सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन ऑब्वियसली यही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है ये डिटरमाइन करता है हाउ सेंसिटिव द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन वेरिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिनेरियो एनालिसिस मल्टीपल असम्पशंस लेता है और उससे डिफरेंट वेरिएबल्स में चेंजेस करके आउटकम में चेंजेस लाता है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सेम ही पॉइंट्स है देखा जाए तो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सेंसिटिविटी काफी फोकस्ड अप्रोच है, क्योंकि आप एक चीज को पकड़ करके उसके चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो फोकस्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट सिनेरियो एनालिसिस तो वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको प्रोवाइड करता है और एक फोकस अप्रोच तो डेफिनेटली नहीं है। फोर्थ पॉइंट में अगर हम आए तो वो है सेंसिटिविटी को लेकर के। तो सेंसिटिविटी में बोला कि आपको अपने मोस्ट क्रिटिकल वैल्यू का पता चल जाता है, जो कि ऑब्वियसली सिनेरियो एनालिसिस में नहीं मालूम चलता। सिनेरियो में आप सबको एक बार में बदल रहे हो तो कैसे पता चलेगा किसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है एनपीवी में। सो मोस्ट क्रिटिकल वेरिएबल ऑब्वियसली आइडेंटिफाई होता है सेंसिटिविटी में, सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अब इज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एक बहुत ही गजब की टेक्निक है। यहाँ पे ये होता है कि हम जितने भी इनपुट्स होते हैं ना, उन इनपुट्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अपने कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। बेसिकली कंप्यूटर को बता देते हैं कि ये इनपुट इतने से इतने के बीच में रेंज करेगा और कौन सी वैल्यू कितने % प्रोबेबिलिटी पे आ सकती है वो हम लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो इंडिया के टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं 11 प्लेयर्स की, हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेकिंग है वो कंप्यूटर को बोल देंगे कि भाई तुम एक बार ये समझ लो कि फर्स्ट प्लेयर जो जाएगा, जो हमारे ओपनर्स हैं, वो इतने से इतने रन मार सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ है, सेकंड की है, थर्ड की है, ऐसे करके हम डाल देंगे और फिर उसको बोलेंगे कि चलो अब सिमुलेट करके बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। अधिकतर टाइम्स आपने क्रिकेट भी खेला होगा, मतलब मैं क्रिकेट ही ज्यादा फॉलो करता हूं तो मैं क्रिकेट के एग्जांपल्स ले रहा हूं, बट आपने क्रिकेट खेला होगा जिसमें आप कई बार ना सिमुलेट करते हैं रिजल्ट को, तो देखते हैं कि 10 ओवर में आपकी टीम ने कितने रन बनाए। वो अपने आप ही कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है और असाइन भी कर देता है कि कौन कितना रन मारेगा वगैरह वगैरह। तो ये सब कैसे हो रहा है? उसने एक ट्रायल रन किया, उसमें जिसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तंबोला टेक्निक से उठा करके रन्स डिसाइड किए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स डिसाइड किए, अकॉर्डिंगली सबका जोड़ जोड़ा करके फाइनली आपका टोटल भी आ जाता है। तो ये सारा जो काम हो रहा है, इस सारे काम में आपको सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है कि आपको इनपुट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे डालना है, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ रन पे रन करना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि रन एक दो बार नहीं होता, हजारों बार होता है, और हजारों बार जब रन होता है तो आपके पास आउटपुट के 1000 ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं, जिससे आप आउटपुट का भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही मैजिकल टेक्निक है ये, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन हाँ बिना कंप्यूटर के इसको कर पाना काफी मुश्किल है। यहाँ पे ये लिखा है, टू यूज सिमुलेशन a decision maker should determine the probabilistic variables, define probability distribution for each variable, check for correlation amongst the variables and run the simulation and decide the best course of action। सारी बातें लिख दी जो मैंने आपको समझाई है। इसके अलावा एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को सिमुलेशन से बेस्ट तरह से डील करने का मौका मिल जाता है। यहाँ ये लिखा है कि सिमुलेशन मॉडल बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को कंसीडर कर लेता है, जिससे आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। नंबर 2, सेंसिटिविटी एनालिसिस या फिर व्हाट इफ एनालिसिस को भी आप परफॉर्म कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है ना। आप इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस भी साथ साथ परफॉर्म कर सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है, कॉस्टली भी बहुत है, ये भी बात है। दूसरा, यहाँ पे आपको रिस्क वगैरह को स्टडी करना काफी ज्यादा आसान है, और आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फेलियर के लाइक्लीहुड भी पता कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, इसके ओवरऑल लाइक्लीहुड क्या है।
सो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू दीज मेथड्स जिसको हमने डिसाइड किया, पढ़ा है अभी। आगे बढ़ते हैं इनटू अवर नेक्स्ट यूनिट। हाँ जी, तो चैप्टर 3 लीजिंग डिसीजंस, आ जाइए शुरुआत कर लेते हैं। लीजिंग फाइनेंस इवैल्यूएशन ऑफ लीज वर्सेस बाय ऑप्शन, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीज क्या होता है। भाई लीज तो हमें पता है, एक लेजर होगा एक लेजी होगा, लेजर ने लेजी को अपने एसेट को यूज करने का एक परमिशन दे रखा है, लेकिन ओनरशिप खुद के पास में है, ये बात यहां लिखी होगी। लेजर कन्वेज टू द लेजी द राइट टू यूज द एसेट फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप अपना ट्रांसफर नहीं करेगा। पार्टीज कितनी होती है भाई, पार्टीज दो ही होती है प्राइमरीली, तो सॉरी फॉर दिस, एक है लेजर और एक है लेजी। लेजर कौन है, लेजर है ओनर ऑफ द एसेट, ओनरशिप इनके पास में, डेप्रिसिएशन भी यही चार्ज करेंगे, और अगर कोई लोन वोन ले रखा है इन्होंने लेवरेज लीज है तो उस केस में इंटरेस्ट वगैरह भी अपने इनका एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। लेजी वहीं पे सिर्फ एक पेमेंट दे रहे हैं उसके बदले, और वो पेमेंट जो है वो एक लीज रेंटल के तौर पे, जाहिर सी बात है ये लीज रेंटल लेजर के लिए तो इनकम है लेकिन इनके लिए एक्सपेंस है, तो इसका जो भी डिडक्शन है टैक्स में वो ये ले सकते हैं। यहां बोला है कि लेजी चाहे तो अपने एसेट को और फर्दर किसी और को भी लीज पे दे सकता है, कभी कभार ये भी अलाउड होता है, उसे हम सब लीज कहते हैं। और सब लीज अग्रीमेंट जो होता है वो भी सब लेजी लेजर के साथ में होता है, ठीक है ना। तो लेजर बिकम्स द सब लेजीज लेजर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, लेजी बन जाता है लेजर, लेकिन ये भी ना अग्रीमेंट में लिखाना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं करवा सकते ये सब काम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीजेस। टाइप्स ऑफ लीजेस में दो प्राइमरी लीज है, एक है फाइनेंस लीज और एक है ऑपरेटिंग लीज। वेल फाइनेंस लीज कुछ नहीं है, फाइनेंस लीज इज जस्ट लाइक बाइंग एन एसेट ऑन अ लोन, सीधी बात बताऊं तो यहाँ पे फाइनेंस लीज में ना आप अपने एसेट को अक्वायर करते हो, आप उसकी ओनरशिप भी एंजॉय करते हो, एट द सेम टाइम आप उसके लिए पैसे थोड़े 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 करके भर रहे हो। ईएमआई पे कोई भी चीज लेना फाइनेंस लीज के बरोबर है। ऑपरेटिंग लीज अलग है, वो रेंटल अरेंजमेंट के जैसा है, वहां पे आप कोई भी एसेट की ओनरशिप एंजॉय नहीं करते, डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करते, लेकिन हाँ आप यहाँ पे एसेट की यूज कर रहे हो और एसेट को यूज करने का आप एक पगार दे रहे हो या फिर एक रेंटल दे रहे हो। यहाँ पे ये बात लिखी है कि फाइनेंस लीज में क्या होता है ना, सारी ट्रांसफर जो होती है रिस्क की, ओनरशिप की, जो भी वो सारी रिस्क ट्रांसफर हो जाती है एंड एक लॉन्ग टर्म लीज बन जाती है ये। फाइनेंस लीज में बोल रहे हैं रेंटल पेमेंट भी लगभग इतनी हो जाती है जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर ही हो जाती है, विच इज ऑल्सो ट्रू। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये बोला ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कोई भी रिस्क ट्रांसफर नहीं होता, तो ओनरशिप इज रिटेन विद द लेजर। और फाइनेंस लीज जो है वो एक तरह का डिस्गाइज परचेज ही है, जहां पे ऑपरेटिंग लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग लीज इज नॉट अ परचेज, ऑपरेटिंग लीज इज अ रेंटल एग्रीमेंट। एडवांटेजेस की बात करते हैं भैया, एडवांटेजेस में लेजर को तो बहुत फायदा है। लेजर को पहला फायदा ये कि सिक्योरिटी उन्हीं के पास में है, क्योंकि ओनरशिप उनके पास में है। मैं अगर फाइनेंस लीज की बात करूं एटलीस्ट, ठीक है, तो उसमें भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, वो एक प्रॉपर सेल एग्रीमेंट जैसा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की, तो वहां पे लेजर बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि उनके पास में पूरी सिक्योरिटी है, उनके पास में ओनरशिप है, तो इनको डर वर नहीं है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इनको मिलेगा ही, ये डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, ये इंटरेस्ट वगैरह पे जो भी अपना टैक्स शील्ड है वो भी एंजॉय करेंगे, तो टेक्निकली इनको डीटीएस आईटीएस दोनों का मजा मिल रहा है। बात बाकी ये तो प्रैक्टिकल में भी हमने सीखा हुआ है। थर्ड है प्रॉफिट भी इनका काफी हाई रहता है, क्योंकि अपने टैक्स में ही काफी बचत करवा लेते हैं बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा रहता है। फाइनली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी ये कर सकते हैं, खास करके लेवरेज लीज के केस में। अगर आप एक ऐसे एसेट को लीज पे डाल रहे हो जिसको आपने खुद ही लेवरेज पे उठा रखा है, तो आप सोचो कितना ज्यादा आपको मैग्नीफाइड रिजल्ट्स मिल सकता है उस पे। तो ये डेफिनेटली एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर मैग्नीफाइड रिजल्ट्स, या फिर मैं क्या क्या कहें उसे, लेवरेज रिटर्न आपको मिलता है। एंड ऑब्वियसली ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बल्ले बल्ले ही है। नंबर वन, इनको सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जैसा ही कुछ हो गया। वैसे क्या आपको पता है ऑपरेटिंग लीज को ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने बुक्स में कोई लोन नहीं दिखाया, लेकिन आप एसेट को सब्सटैंशियल पोर्शन तक यूज कर रहे हो, उस एसेट के बदले आप रेंटल दे रहे हो, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो आप एक एसेट के मोर ओवर आप उसकी ईएमआई तो भर रहे हो। आप लीज रेंटल बोल लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भर रहे हो आप ईएमआई जैसे ही। तो एक बहुत ही तगड़ी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर द लेजी। और यही चीज यहाँ लिखा है कि एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की है, एक एसेट को यूज कर पा रहे हो विदाउट स्पेंडिंग ऑन इट, तो ये तो एक फाइनेंसिंग वाली बात है। दूसरा, यहाँ पे आपको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी एसेट को खरीदना पड़ जाए तो ऐसे में तो आपको कम से कम इक्विटी शेयर्स तो इशू करने ही पड़ेंगे फर्दर, जिससे आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो सकती है। इसमें बड़े बड़े एयरलाइन कंपनीज का आप एग्जांपल ले लो। एयरलाइन कंपनीज जो हैं उनको एयरक्राफ्ट्स खरीदने हैं, पैसे कहां से आए, तो भाई शेयर इशू करो।
लेकिन वो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप पूरी फ्लाइट्स को भी ना लीज पे ले सकते हो, इससे आपको कम से कम अपनी इक्विटी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है लॉस, नो लॉस ऑफ कंट्रोल। ये तो जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लीज फाइनेंसिंग है दैट डज नॉट कम एट अ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। अगर आप यहीं पे लोन ले लेते तो बहुत सारी कंडीशंस आ जाती, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। बैंक के कई तरह की शर्तें लगा देती है। पर अगर हम यहीं पे बात करते हैं अबाउट अवर ऑपरेटिंग लीज एटलीस्ट, तो वहां पे कोई भी तरह की ऐसी शर्तें नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस काफी कंट्रोल के साथ चल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्स बेनिफिट आपको भी है, क्योंकि जो आप खर्चे कर रहे हो उसको टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। रिस्क ओवरऑल कम है, क्योंकि ओनरशिप रिस्क आपके पास नहीं है, लेजर संभाल रहा है उसको। एंड फाइनली सेल एंड लीज बैक भी आप कर ही सकते हो। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप कोई एक एसेट को ओन करते हो, तो आप उसे शुरुआत में ही सेल कर दो एट एन आउटराइट पेमेंट, और उसके बाद वापस उसी को लीज पे ले लो, कि आप एसेट यूज तो कर रहे हो लेकिन एसेट की ओनरशिप आपने किसी को और को बेच दी। ये संभव तभी है जब आप एक लीज अरेंजमेंट कर सकते हैं और उससे पहले अपने एसेट को बेच दें, इसे हम सेल एंड लीज बैक कहते हैं। थोड़ी देर में इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी देखेंगे। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज। अब देखो एग्जांपल घर का ही ले लो। अब ऐसा थोड़ा ना कि किसी का घर ले लिया आपने लीज पे और उसके बाद उसमें अपने हिसाब से फर्नीचर बना पा रहे हैं, नहीं बना पाएंगे। आपकी यूसेज में रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, क्योंकि लेजर अपनी शर्तें रखेगा और वो शर्तों के अनुसार ही आपको उस एसेट को यूज करना होगा। नंबर 2, हाई पे आउट। हाई पे आउट काफी हद तक इन्वॉल्व है। जैसे फाइनेंस लीज की अगर हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं और प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी उसमें काफी महंगी पड़ सकती है। नो ओनरशिप ऑफ फॉर लेजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। लेजी इतने पैसे चुका रहा है लेकिन लास्ट तक भी वो उस एसेट को अपना नहीं कर सकता, उसकी ओनरशिप एंजॉय नहीं कर सकता है। अब देखिए कितना शानदार तरीके से यही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज अ एसेट एडवांटेज, और यही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज अ डिसएडवांटेज एज वेल। तो ये तो लिखने वालों की खास बात ही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लीज एंड बाई बैक। लीज एंड बाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हमने काफी हद तक देखा है इन प्रैक्टिकल यूनिवर्स, लेकिन थ्योरी में भी दोनों का डिफरेंसेस तो देखो रहेगा ही। अगर हम लीज की बात करें तो लीज में जो हम पैसे देते हैं, ठीक है, उसमें हम आफ्टर टैक्स लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर पैसे देते हैं, करेक्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अबाउट बाय ऑप्शन, तो वहां पे तो हमें इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ते हैं टू टेक द लोन ऑन द एसेट, और उसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है वही उसके वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर बन जाती है। बाई में आपको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एंजॉय करने को मिलता है, ऐसा कोई प्रावधान लीज में नहीं है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट आप दे नहीं रहे हो, वहां आप रेंटल्स दे रहे हो। इसके अलावा अगर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आपको चुकाना पड़ रहा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ लीज। वहीं पे डेप्रिशिएशन टैक्स शील्ड एंजॉय करने को मिलता है अगर आप खरीद लेते हो तो। और इसके अलावा अगर कोई रेजिडुअल भी आपको लास्ट में मिलता है यानी सैल्वेज मिलता है, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आप एंजॉय करते हो। अब देखा जाए तो ये सारी चीजें लीज में मिसिंग है। लीज में ओनरशिप से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं, वेदर इट बी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और सैल्वेज, ये सारी चीजें आपके खर्चे या फिर में आपके इनकम में नजर नहीं आते। नेक्स्ट है अपना ब्रेक इवन लीज रेंटल। सिंपल सा, इस पे हमने काफी सवाल भी बनाए। आप बाई वर्सेस लीज जब करते हो तो आप बाई प्रपोजल जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और फिर एक ऐसा लीज रेंटल ढूंढो जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू इनडिफरेंट हो जाए बिटवीन द टू ऑप्शंस, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन लीज रेंटल। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लिखा है यहाँ पे रेंटल एट विच द लेजी इज इनडिफरेंट टू चॉइस बिटवीन लीजिंग एंड बाइंग। लीजिंग और बाइंग में वो इनडिफरेंट हो जाए, उस पोजीशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन लीज रेंटल। इसमें तो खैर हमने सवाल भी बनाए हैं। नेक्स्ट अप इज लेवरेज लीज। इसमें ना टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, प्लीज अपने हाथ से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवरेज लीज। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एसेट को जिसको आप लीज पे देना चाहते हैं उसको खुद से थोड़े पैसे दिए और बाद बाकी आपने भी इसको लोन पे उठाया। एडवांटेज क्या? एडवांटेज वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लेवरेज का मजा लेना। आपके पास में 200 रुपए एसेट खरीद लिया 100 रुपए का और बाद में उसको लीज पे भी दे दिया, तो आप सोचो जो लीज रेंटल आपको मिल रहा है उससे आपके ईएमआई भी निकल जाएंगे लोन के, और इसके अलावा कुछ पैसे घर पे भी बच जाएंगे, जबकि आपके खुद के इन्वेस्टेड मनी बहुत कम है इसमें। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? बहुत सिंपल है। यहाँ तो पहला तो ये लिखा है कि भाई ये पार्शली फाइनेंस होता है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जो लेजी होता है उसको ये डायरेक्शन होता है कि तुमको पैसे ना एस्क्रो अकाउंट में डालना है, यानी कि वो पैसे लेजर को नहीं देना, किसको देना? एस्क्रो अकाउंट में। उस एस्क्रो अकाउंट से अपने आप कटते रहते हैं, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी काफी टेंशन फ्री हो जाता है। उसको पता है ये एसेट लीज पे दिया हुआ है, तो उस लीज रेंटल के सब्सटैंशियल पोर्शन ईएमआई को काटने में निकल जाते हैं, जो बाकी बच जाता है वो लेजर को मिल जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है और इसमें ये चीज समझाई भी गई है थ्रू अ डायग्राम। एक बार आप इसे देख सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट अब इज इम्प्लिसिट रेट इन लीज, बहुत सिंपल है, आप आईआरआर कैलकुलेट कर लो इन अ लीज अरेंजमेंट, जो आपका आईआरआर का रिजल्ट आएगा उसी को हम कहेंगे इम्प्लिसिट रेट इन लीज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट कैलकुलेट आईआरआर, आपको यकीन तो हो जाएगा अगर आप यहां से पढ़ लोगे तो। The rate is the interest rate that causes the present value of lease payment and the unguaranteed residual value to be equal to the sum value of the fair value of the underlying asset and any indirect cost, initial indirect cost of the lessor। तो बेसिकली आपको यही देखना है कि आपका जहां पे जाकर के लीज पेमेंट से जो भी पैसा आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और अगर रेजिडुअल से कोई पैसा आ रहा है तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आपके फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर हो गया, तो आप किस रेट पे ये काम कर पा रहे हो वही रेट आपके लिए आईआरआर होगा। ये लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लेजर का है, ये याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि भाई किस किस तरह से हम अपने लीज रेंटल का स्ट्रक्चर तय कर सकते हैं। तो एक तो होता है इक्वल पीरियोडिक प्लान। इक्वल पीरियोडिक प्लान आपको पता है, यहाँ पे एन्युटी पेमेंट इन्वॉल्व होगी, महीने का जितना जा रहा है उतना जाएगा हर महीने। नेक्स्ट है स्टेप्ड अप प्लान। स्टेप्ड अप प्लान में क्या होता है ना, इंक्रीजिंग रेंटल्स होते हैं, शुरुआत में रेंटल्स कम होते हैं, ग्रेजुअली रेंटल्स बढ़ते जाते हैं। स्टेप डाउन में शुरुआत में ज्यादा होते हैं, बाद में कम होते जाते हैं। बलून पेमेंट, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट आता है और लास्ट में एक बड़ा पेमेंट आता है। तो बलून जो स्ट्रक्चर होता है, बलून दिखने में ही कैसा होता है, बलून शुरुआत में जो उसका होता है मुंह होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, करेक्ट, एंड बाद में वो बड़ा सारा बनता है, ठीक है ना, ऐसा शेप का सपोजिटली। तो इसका स्ट्रक्चर यही है कि शुरुआत में आपको कम कम लीज रेंटल देना है और बाद में एक बड़ा लीज रेंटल एक बार में देना है। एंड डेफर्ड पेमेंट प्लान भी है, जिसमें आप शुरुआत में कुछ टाइम तक तो रेंटल दोगे ही नहीं, उसके बाद में रेंटल दोगे, ठीक है। इन सारे प्लान्स के बारे में एक बार पढ़ लेना, मैंने समझाया जितना उतनी बातें यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका मैं कितना बोलूं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉस बॉर्डर लीजिंग हम लोग को ऐसा लगता है कि बस दो चार बातें ही तो लिखनी है, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देयर इज अ लेजर, देयर इज अ लेजी, बोथ आर इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दिस इज क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। आपको बहुत सारी बातें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये बात तो ऑब्वियसली लिखनी है कि एक लेजर है एक लेजी और दोनों अलग अलग कंट्रीज में है। इसे क्रॉस बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग देशों की बात है। नंबर 2, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लेजर है वो एक ऐसे देश में होना चाहिए जहां पे टैक्स रेट्स हायर हो इन कंपैरिजन टू लेजीज कंट्री। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। लेजर अपना ओनरशिप रिटेन करता है, लेजर के पास ओनरशिप है, तो वो अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके, क्योंकि उसके यहाँ टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, तो वो उस पर गजब की टैक्स सेविंग कर लेता है। बाद में उस टैक्स सेविंग का थोड़ा पोर्शन लेजी को दे देता है कि ले तू भी रख। उससे क्या होता है, लेजी को वो एसेट सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू एसेट दैट इज अवेलेबल इन हिज ओन कंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बाहर की किसी कंट्री से लीज पे लेना बेहतर लग रहा है हमें, क्योंकि हमारी कंट्री में ये लीज महंगा मिल रहा है। दूसरा, एक ऐसे देश से हम ये लीज में ले रहे हैं जिस देश में टैक्स रेट कुछ ज्यादा ही हाई है, तो वहां पे डेप्रिसिएशन वगैरह का इतना टैक्स सेविंग हो जाता है जिसकी वजह से लेजी को थोड़ा बहुत पैसा इसमें भी प्राप्त हो जाता है, या फिर लीज का पैसा कम से कम हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको लिखना पड़ेगा कि लेजर के देश में आपका जो टैक्स रेट है वो कम ज्यादा होना चाहिए और टैक्स सेविंग थोड़ा बहुत लेजी को पास ऑन होगा। ये बातें कहां लिखी है, ये सारी बातें यहां लिखी है। लेजर की कंट्री में हाई टैक्स रेट होना चाहिए, करेक्ट, और लिबरल डेप्रिसिएशन रूल्स भी होने चाहिए। अब लिबरल डेप्रिसिएशन रूल्स के मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखो, कई देशों में ऐसा होता है कि अगर आप एसेट को जैसे एग्जांपल इंडिया में यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे, पर अगर आप इसको बाहर कहीं भेज दोगे तो फिर इंडियन टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई रूल हो, तब तो क्रॉस बॉर्डर लीजिंग कभी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हाई टैक्स रेट के साथ में एक लिबरल रूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे इस तरह की क्रॉस बॉर्डर लीजिंग देखे जाते हैं एयरक्राफ्ट्स को लेकर के। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो एयरक्राफ्ट्स को लीज पे लेती है और इसी वजह से लेती है। इनके ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो ओवरऑल यही है कि भैया कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को हमको कम करना है। ये तो एकदम सबसे बड़ा रीजन है कि भाई सस्ता करवाना है लोगों के लिए ये एक्सेस, और इसीलिए हम क्रॉस बॉर्डर लीजिंग कर रहे हैं। टैक्स सेविंग लेजी को पास ऑन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हाई टैक्स रेट होना चाहिए। अगर आपको कभी भी क्रॉस बॉर्डर लीजिंग करनी है तो याद रखना हाई टैक्स रेट होना चाहिए, लिबरल डेप्रिसिएशन रूल होना चाहिए इन द कंट्री वेयर द लेजर इज रिजाइडिंग। इसके अलावा नॉन रिकोर्स डेट भी आप चाहें तो इस पे ले सकते हैं। नॉन रिकोर्स डेट बेसिकली होता है कि आप जिस एसेट को लीज पे दे रहे हैं उस पे भी आप एक लोन ले लो, एक लेवरेज लीज जैसा कॉन्सेप्ट है, और ये नॉन रिकोर्स है। इसका मतलब कल को अगर पैसे डूब गए तो बैंक वाला कभी भी लेजर की कॉलर नहीं पकड़ सकता। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। इसके अलावा
लेवरेज लीज की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ लेवरेज लीज आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा रीपोजिशन बहुत आसान हो जाता है ऑफ द डिफॉल्ट बाय द लेजी। इसका मतलब यह है कि अगर कल को आपका लेजी डिफॉल्ट करते तो उस देश से आपका एसेट निकलवा पाना काफी ज्यादा आसान होना चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री कैसी ट्रीटी साइन की हुई है, बट आमतौर पे अगर ये सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में, अगर यूएस से कोई इंडिया में कोई लीज पे दे रहा है एसेट और कल को उस पर पेमेंट करना बंद कर दे, तो क्या उस एसेट को वापस निकलवा पाएंगे हम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हाइल वी डिसाइड टू डू द क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज यही है कि भाई यहाँ पे डबल डिप लीज मिल रहा है। व्हाट इज डबल डिप लीज? तो यहाँ पे भाई जो आपका पार्टी एक्टिंग एज लेजर है उसको क्रॉस बॉर्डर लीजिंग में वो ओनर खुद को दिखा रहा है फॉर टैक्स पर्पस, करेक्ट, और वो टैक्स अलाउंस क्लेम कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये दे रहे हो ये क्रॉस बॉर्डर लीजिंग में जो लेजर है उसको ये डिप्रिसिएशन बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर लीजिंग इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इमर्जिंग नेशंस। यहाँ पे कई इमर्जिंग नेशंस में ये आपको एक तरह से हेल्प करता है कि आपके देश में टेक्नोलॉजी पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, तो ऑब्वियसली इसके अपने आप एडवांटेजेस है। नेक्स्ट अप सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। सिंपल है, यहाँ पे लेजी जो है वो परचेज कर लेगा इक्विपमेंट को और सेल कर देगा लेजी को, एंड सेलिंग इट टू द लेजर वो देन लीजेस बैक टू द लेजी। अब इसमें हो क्या रहा है, मेरे पास कोई एसेट है, मैंने आपको बेच दिया और आप वापस उसी को मेरे को लीज पे दे रहे हो। सो टेक्निकली आई एम द लेजी हु इज सेलिंग इट, यू आर द लेजर हु इज बाइंग इट, एंड देन द लेजर इज गिविंग दैट एसेट टू यूज फॉर द लेजी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, इसे हम कहते हैं सेल एंड लीज बाय बैक या फिर लीज बैक ट्रांजैक्शन। क्लियर? ये भी इंटरेस्टिंग था। और इस इंटरेस्टिंग के बाद में अपना नेक्स्ट जो आता है चैप्टर वो है सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का जो ट्रू एसेंस है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो इसका ट्रू एसेंस यही है, हालांकि इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा, पर इसका ट्रू एसेंस क्या मैं बताता हूं। कई सारी बैंक्स हैं, सारी बैंक्स होम लोन देती है यानी मॉर्टगेजेस देती है। अलग अलग लोगों को मॉर्टगेज दिया हुआ है, ठीक है, बैंक्स ने मॉर्टगेज दे रखा है। इन सभी का मॉर्टगेज एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन सारे मॉर्टगेजेस को पूल कर रहा है, पूल ऑफ मॉर्टगेजेस। जब इसका पूल बनाया जा रहा है तो इसका फीचर क्या हो गया समझो। मॉर्टगेजेस यानी होम लोन्स, अब होम लोन्स पे ईएमआई आती ही रहती है। अगर आप बहुत सारे मॉर्टगेजेस को मिला करके एक पूल बना लो तो इस पूल में तो धन वर्षा होने लग जाएगी, पैसे ही पैसे आ रहे होंगे, जो बोलते हैं ना पैसा ही पैसा होगा, वो होने लग रहा होगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। कौन भर रहा है ये पैसा? जिन्होंने भी होम लोन लिया वो अपनी ईएमआई भरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पूल ऑफ एसेट्स या पूल ऑफ मॉर्टगेज में लगातार पैसे फ्लो होते रहेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये वाली जो बैंक है ये इस पूल ऑफ मॉर्टगेज को बना करके एक स्पेशल पर्पस एंटिटी को बेच देगी, जिसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं। तो इसको बेच देगी एसपीवी को। जैसे आप एसपीवी को बेचोगे तो एसपीवी इसके पैसे कहां से जुगाड़ेगा? तो एसपीवी एक दिमाग लगाएगा। एसपीवी छोटे छोटे सिक्योरिटीज बना के इन्वेस्टर्स को दे देगा। अब आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर देंगे पैसे, किस लालच में? समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये सिक्योरिटी 100 रुपए की है और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको 8 रुपए पर एनम इस पे मिलते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, और उसके बाद हम आपको 100 रुपए भी रिटर्न कर देंगे। एक तरह से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको भी मन करे कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसा लेके रखने का नहीं है, 20 साल कौन वेट करेगा, तो इसका एक सेकेंडरी मार्केट भी होगा जहां पे आप इन सिक्योरिटीज को आराम से बेच भी पाओगे। नाउ यू हैव गॉट इंटरेस्टेड। अब आपको लग रहा है यार ठीक है, 100 रुपए डाल करके ये एक सिक्योरिटी मिल रही है, इस सिक्योरिटी में 8 रुपए करके हमको मजे से कूपन भी मिलता रहेगा और बाद में इसको 100 रुपए में हमको रिडेम्पशन भी मिलेगा, और अगर बीच में हमको नहीं पसंद आए तो हम सेकेंडरी मार्केट में भी इसको बेच सकते हैं। तो ये काफी अच्छी स्कीम हो गई और इस स्कीम के लालच में ऑब्वियसली कई सारे इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी करेंगे। कुछ गलत नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, बस कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट।
तो यही इन्वेस्टर्स ने उन सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया और इन सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करके बहुत सारे पैसे स्पेशल पर्पस एंटिटी को दे दिया। ये स्पेशल पर्पस एंटिटी उसी पैसे में से थोड़ा सा अपना कट रखेगा और उसके बाद अपने ये सारे पूल ऑफ मॉर्गेजेस खरीद लेगा। अब आप बोलेंगे कि सिक्योरिटी पे आपने जो वादा किया 8-8 रुपए करके देंगे, वो कहां से आएगा? सिंपल है, यहां जो पूल ऑफ मॉर्गेज है इसमें तो ईएमआई आते जा रही है, तो धन वर्षा तो होते ही जा रही है। इस धन वर्षा से आप अपने कूपन्स पे कर पाएंगे फॉर ऑल द पीपल हु हैव एक्चुअली शोन इंटरेस्ट इन दिस सिक्योरिटी। और यहां पे आप इफेक्टिवली कर भी क्या पा रहे हो ये भी समझो। यहां पे आपने इफेक्टिवली कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स को, जिनके कुछ अंडरलाइंग कैश फ्लोस थे, उनको आपने सक्सेसफुली सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया है। आप खुद सोचो, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्या इनके बस का था कि किसी को होम लोन दे सकते थे? नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटीज के माध्यम से ही एक बैंक को वो पावर दे रहे हैं कि आप लोन दो, बाद में हम लोग सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, बीच में ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये सिक्योरिटीज बना देगा और हमको इन पे जो कैश फ्लोज आ रहा है उनको भी हमको एक्सपोजर मिल जाएगा होम लोन्स पे। ये पूरा सिस्टम इतना तगड़ा तरह से डिजाइन हुआ जिससे फायदा ये हुआ कि अब बैंक्स होम लोन देने के टाइम पे डरती नहीं है। बैंक्स होम लोन दे देती है, होम ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी है, घर है पीछे, तो होम लोन क्रिएट हो गया, बैंक्स उसको क्लब करती है, पूल करती है और पूल करके उसको स्पेशल पर्पस एंटिटी के हवाले कर देती है। स्पेशल पर्पस एंटिटी या स्पेशल पर्पस व्हीकल उसी पूल के बदौलत सिक्योरिटीज इशू करता है और उन सिक्योरिटीज पे जो इन्वेस्टर्स इशू करते हैं उनको इसी पूल ऑफ मनी से जो भी कैश फ्लोज आ रहे हैं उससे उनको पेमेंट हो जाती है। प्रोसेस इतना शानदार है कि यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी इतनी ताकत है, जिनके पास इतना पैसा है, उन सभी को मौका मिलता है इस तरह की सिक्योरिटीज को खरीदने का और ये पूल ऑफ मॉर्गेजेस पे भी जो भी अपनी कैश फ्लोज आ रही है उनसे लगातार पेमेंट होती जाती है। इस पूरे प्रोसेस में आपने किसी एक पूल ऑफ फंड्स को कन्वर्ट कर लिया इनटू सिक्योरिटीज एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम सिक्योरिटाइजेशन है। क्लियर? ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन ऑफ दिस चैप्टर। आइए अब एक एक करके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन में शुरुआत में ही ना आपको 2-3 नाम दिखेंगे, जैसे कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज का ही एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज बन रही है जिनके बैकिंग में क्या है, पूल ऑफ मॉर्गेज। तो पूल ऑफ मॉर्गेज से जब बनता है एक सिक्योरिटी तो उसे हम कहते हैं MBS यानी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। ऐसे ही ABS भी होता है, एसेट बैक सिक्योरिटीज। मॉर्गेज के अलावा कई और भी तो एसेट्स हो सकते हैं। इट कुड बी अ स्टूडेंट लोन, इट कुड बी सम अदर लोन, कोई भी और तरह का अगर लोन होगा तो उस लोन पे भी तो सिक्योरिटी सेम इसी तरह से बन सकती है, उसे हम कहते हैं एसेट बैक सिक्योरिटीज। ये दोनों इसके काफी प्रेवलेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटाइजेशन लिक्विड एसेट्स क्रिएट कर देता है इलिक्विड एसेट्स के मुकाबले। अब होम लोन एक इलिक्विड एसेट है। इलिक्विड क्यों है? क्योंकि उसको बेचा कैसे जाए। एक बैंक ने होम लोन ले दिया, टाइम टू टाइम पैसे आ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। क्या उसे खरीद सकता है कोई, बेच सकता है? नहीं। लेकिन अगर आपने उसे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया तो आपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड बना दिया। नाउ पीपल कैन ट्रेड ऑन इट। तो ये काफी तगड़ा तरीका है जिससे आप इलिक्विड एसेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू सिक्योरिटीज और इससे काफी हद तक लिक्विडिटी एनहांसमेंट हो जाती है। यानी कि वो जो पैसे बैंक के ब्लॉक हुए थे, बैंक को भी पैसे मिल गए, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है, तो लिक्विडिटी काफी तगड़ी हो जाती है सिस्टम में। इससे क्रेडिट एनहांसमेंट भी होती है और लिक्विडिटी एनहांसमेंट भी होती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि सिक्योरिटाइजेशन कुछ पूल ऑफ टाइप ऑफ एसेट्स में होता है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आते रहेंगे और वही पास किया जाएगा टू द परचेजर्स ऑफ द सिक्योरिटीज। बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हालांकि इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट इसमें सबसे बड़ा बात तो यही है कि देखो एक रैपिड एसेट ग्रोथ हो सकती है। अगर सिक्योरिटाइजेशन नहीं होता तो इतने होम लोन्स भी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि बैंक अपने पैसे कितने हद तक, मतलब बैंक को भी तो अपने पैसे रिलीज करवाने हैं, तो होम लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे भी तो होने चाहिए। बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन है तो बैंक अपने एसेट्स को बेच पाती है किसी को और पैसे रिलीज कर पाती है जल्दी से। जब पैसे रिलीज हो जाती है तो और फर्दर लोन्स दे पाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिससे एसेट ग्रोथ काफी रैपिडली होता है। इसके अलावा ये रिड्यूस करता है मेच्योरिटी मिसमैचेस। अब मेच्योरिटी मिसमैचेस क्या होते हैं? वेल, मेच्योरिटी मिसमैचेस ये होते हैं जहां पे आपको मेच्योरिटी जो है, ठीक है ना, वो अलग अलग देखने को मिलती है। ये बेसिकली एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब यहां बेसिकली ये होता है कि मान लो एक बैंक है,
जिसने सेविंग्स अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे लोगों के डिपॉजिट करवाए हैं। सेविंग्स अकाउंट आप सभी जानते हैं कैसी सिचुएशन है, जहां पे पैसा डाला तो गया है पर वो कभी भी निकाला जा सकता है, और उससे बैंक दे रही है 20 साल का लोन। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल को अगर सभी लोगों ने अपने पैसे निकलवा लिए बैंक से, तो फिर ये लोन का पैसा, मतलब लोन में दिया हुआ पैसा आएगा कैसे? तो एक एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। बैंक अपने लेवल पे बहुत ट्राई करती है, लेकिन फिर भी एसेट लायबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब यहाँ कैसे ठीक होगा इसको? बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपकी जो मैच्योरिटी मिसमैनेजमेंट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बैंक ने ये जो 20 साल का लोन दिया है, बैंक को 20 साल वेट नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। बैंक ने इमीडिएटली इस लोन को किसी को बेच दिया है, तो इमीडिएटली पैसे रिलीज हो गए। तो बैंक थोड़े से एक फेवरेबल पोजीशन में आ जाती है, इनको 20-20 साल वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी बेटर होती है। अच्छा, वैसे जो लोग एएलएम पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट आपको ये सिखाती है कि जो एसेट का टेन्योर है वही लायबिलिटी का टेन्योर हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, पर अगर सेम नहीं है तो आप बुरा काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे 2 महीने की उधारी पे एक घर खरीद लूं जाकर के, तो ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? उधार था छोटा, घर ले लिया बड़ा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वहीं पे अगर मान लो मैं आपसे उधारी ले लूं 20 साल के लिए और जा करके उससे खरीद रहा हूं ऐसे एसेट जो कि शॉर्ट टर्म है, मतलब उससे जाकर के मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूं, ये सही नहीं है। आप ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में काम आएंगी, नहीं उसकी जगह फैक्ट्री बैठाइए। मैं आपसे 20 साल का लोन ले रहा हूं तो मेरे पास अच्छा ऑप्शन है कि मैं एक फैक्ट्री बैठाऊं ना, वो फैक्ट्री बैठा करके मैं 20 साल में उससे पैसे निकलवा लूंगा। सो दैट वे हमें एसेट और लायबिलिटी का जो ओवरऑल नेचर है उसको मैच करते हुए चलना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा बैलेंस शीट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब पॉइंट्स भी है यहाँ पे। वैसे एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ, securitization helps to reduce funding costs as well because it reduces the gap between long term assets and short term liabilities by receiving funds from sale of assets। वही जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे बैंक्स को भी बहुत ज्यादा फायदा है और वो अपने यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग को एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इंटायर ट्रांजैक्शन को कम कर सकती है, क्योंकि सब कुछ स्मूथ हो गया है, फटाफट लिक्विड हो गया है, पैसे फटाफट आ जा रहे हैं, तो ओवरऑल सबके मार्जिन कम और कॉस्ट भी कम। बैलेंस शीट मैनेजमेंट में क्या फायदा है भाई? बैलेंस शीट मैनेजमेंट में यही फायदा है कि एक रेगुलेटरी कैपिटल रिलीफ हो जाता है इन सम केसेस, इकोनॉमिक कैपिटल रिलीफ है, और डाइवर्स सोर्स ऑफ फंडिंग तो है ही। डाइवर्स सोर्स ऑफ फंडिंग में यह है कि एक जन को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा दे रहे हैं, तो एक बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। अगर कल को लोन वोन डिफॉल्ट हो तो बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए। दूसरा इकोनॉमिकल कैपिटल रिलीफ ये है कि भाई बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बैंक का अपना कैपिटल रिलीफ हो गया, बैंक को अपना पैसा निकालने को मिल गया, तो ये ऑब्वियसली बैंक के लिए एक काफी फायदेमंद बात है। दूसरा रेगुलेटरी भी काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि बैंक अब ज्यादा पैसे मैनेज नहीं कर रही है, उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया है, तो उनके लिए रेगुलेशंस की भी कमी हो जाती है। यहाँ पे बोला है बैंक के लिए फायदा ये कि उनकी रिस्क भी कम हो जाती है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अगर आप बेच पाओ तो आपको एनपीए दिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको बेच चुके हो किसी और को, करेक्ट। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बेनिफिट में यही है दैट द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू सेक्टर्स ऑफ एक्सपोजर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इन द रेगुलर बॉन्ड मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल। ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं होम लोन किसी को दे ही नहीं पाऊंगा, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा इन द गेम ऑफ मॉर्गेज, क्योंकि इतने पैसे हैं ही नहीं। पर वहीं पे अगर उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया तो इनडायरेक्टली मैंने भी अपना एक्सपोजर ले लिया इनटू होम लोन्स। तो एक तरह से ये मुझे भी डाइवर्सिटी देता है, ये मुझे भी अलग टाइप के लोन को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, तो ये मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा। नंबर 2, एक्सेस टू डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स, ये तो है ही। अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टर सब अपनी अपनी सोच के साथ आते हैं, तो आप अलग अलग सोच वाले लोगों तक पहुंच सकते हो। इसके अलग अलग ट्रांचेस भी बनते हैं। वैसे ट्रांचेस ऐसे बनते हैं कि जिसको ज्यादा रिस्क लेनी है ना उसको एक अलग ट्रांच मिलता है, और जिसको कम रिस्क लेनी है उसको एक अलग ट्रांच मिलता है, उसको एक सीनियर ट्रांच दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर पैसे कल को आगे पीछे भी आए तो सबसे पहले रिस्क आती है उसको जिसको रिस्क ज्यादा पसंद है, तो उसको रिस्क मिल जाती है, सडनली उसके पैसे बंद हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कोई करेगा क्यों? रिटर्न भी ज्यादा है ना जी, रिटर्न ज्यादा है उनको, लेकिन उस रिटर्न के बदले उनको ये बोल दिया जाता है कि हो सकता है आपके पैसे सडनली बीच में रुक जाएं, पोस्टपोन हो जाएं, प्रीपे हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। सीनियर को ऐसा नहीं होता, सीनियर को प्रोटेक्शन रहती है कि भाई आपको पैसे टाइम टू टाइम मिलेंगे, आप चिंता मत करो। तो इस तरह से आप अपने रिस्क प्रोफाइल्स को भी बांट सकते हो अमंगस्ट वेरियस पीपल।
एंड ऑब्वियसली एक्सेस टू सेक्टर्स विच वेर अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आप अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन होते हैं? शुरुआत में कुछ बैंकें होती है जो मिल करके लोन देती है, वो होते हैं ओरिजिनेटर्स। फिर इन बैंक्स के सारे लोन्स को एग्रीगेट किया जाता है, वो एग्रीगेट करने वाला होता है अरेंजर। अरेंजर इसको बेचता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, जो कि आगे जाकर के सिक्योरिटीज इशू भी करता है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। सर्विसर्स भी अपॉइंट होते हैं। अब सर्विसर्स क्या होता है समझो। यूजुअली वो जो ओरिजिनेटर होता है ना, वही सर्विसर होता है। अब सारी बैंक्स ने जो लोन्स दिए हैं उसको एक बैंक मिल करके सर्विस करेगी। इसका मतलब जितने भी होम लोन्स हैं उन पे जो पैसे आएंगे वो कलेक्ट कौन करेगा? बैंक। ये पैसे इकट्ठा करके बाद में स्पेशल पर्पस व्हीकल को कौन पकड़ाएगा? ये बैंक। तो ये बैंक कौन हो गया? ये हो गया सर्विसर। क्यों कर रहा है ये सब? फी मिलेगा। रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं, क्योंकि जब आप ये सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो सिक्योरिटीज का क्रेडिट रेटिंग हुए बिना इन्वेस्टर्स को आप इशू नहीं कर सकते, तो रेटिंग एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है। वैसे हाँ, ठीक बात है, साल 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो इन्हीं सिक्योरिटीज की वजह से आया था और क्रेडिट रेटिंग की कुछ बदमाशियों की वजह से आया था। इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है सो आप थोड़ी हिस्ट्री में जाकर के देख लीजिएगा 2008 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट इसी तरह की मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जो बनाई गई थी उसमें ऐसे ऐसे सब प्राइम लोन्स दिए गए थे जो कि लोन्स डिफॉल्ट होते जा रहे थे। तो जैसे ही इकोनॉमी थोड़े से रिसेशन में गई, सारे होम लोन डिफॉल्ट हो गए और ये जो एमबीएस थे वो सडनली रातों रात धड़ाधड़ करके टूटने लग गई इनकी वैल्यू, और इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया। ऑब्वियसली इसमें क्रेडिट रेटिंग्स ने गलत रेटिंग दी थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए थे, और फिर तो भाई कंटेजियस इफेक्ट आया था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज पे इसका इंपैक्ट आया था इन द ईयर 2008। एनहांसमेंट प्रोवाइडर्स भी होते हैं यहाँ पे, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एनहांसमेंट प्रोवाइडर्स यूजुअली ना बैंक्स होती है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि क्रेडिट रिस्क को बेसिकली कम करने का काम करते हैं। अब यहाँ क्या होता है समझिए, यहाँ पे ना एक कोई बैंक गारंटी भी दे देना तो क्रेडिट एनहांसमेंट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है जिसने अपनी सिक्योरिटीज इशू करी है, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी में पैसा आना बंद हो जाए, हम क्या करें? तो वो क्रेडिट एनहांसमेंट करने के लिए क्या करेगा? एक बैंक को अपने साथ शामिल करेगा, बैंक को बोलेगा कि तुम इनको गारंटी दो कि कल को अगर मेरे पास पैसा खत्म भी हो गया तो तुम इनको चुकाओगे। अब आप कहेंगे बैंक क्यों करेगा ये सब? बैंक को भी पैसे मिल रहे हैं भाई, दे आर गेटिंग सम फी, तो वो सिर्फ एक गारंटी देके छोड़ा है। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल सर्कमस्टेंस भी उनको पैसे देने पड़ेंगे, बट हाँ एक तरह का वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब जैसे ही वो बैंक ने अपनी तरफ से गारंटी दे दी ना, सडनली वो सारे के सारे जितने भी आपके सिक्योरिटीज है उनकी रिस्क हो गई कम और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, और इस क्रेडिबिलिटी के बढ़ने को ही हम कहते हैं क्रेडिट एनहांसमेंट। ये क्रेडिट एनहांसमेंट यूजुअली बैंक के गारंटी वगैरह देने से हो जाता है। इसके अलावा अंडरराइटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो अंडरराइटर्स, डीलर्स, ये मिलकर के भी ओवरऑल आपकी एनहांसमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। एंड फाइनली रेगुलेटर्स तो है ही, इन सिक्योरिटीज को बिना रेगुलेटरी देख रेख के इशू नहीं किया जा सकता, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करने वाली बात है। अब इसका पूरा मैकेनिज्म समझो, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया वो सारी बात यहां लिखी है। सबसे पहले ओरिजिनेटर जो है वो सेलेक्ट करेंगे रिसीवेबल्स टू बी असाइन, यानी वो डिसाइड करेंगे कौन से लोन बेचने हैं। नंबर 2, स्पेशल पर्पस एंटिटी फॉर्म होगा। स्पेशल पर्पस एंटिटी सारे के सारे रिसीवेबल्स को एक्वायर कर लेगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होंगी या फिर वे प्राइवेटली प्लेस्ड होंगी। फिर सिक्योरिटीज को स्ट्रक्चर किया जाएगा अलग अलग क्लासेस में। अब आपको कौन सी क्लास चाहिए, ज्यादा रिस्क कम रिस्क, उसके हिसाब से आप अपनी सिक्योरिटीज का चयन कर सकते हैं। जो सर्विसर होगा वो ट्रांजैक्शन को अपॉइंट करेगा, और नॉर्मली वही ओरिजिनेटर भी होता है, तो जो शुरू करता है ये काम वही सर्विस भी करता है, मैंने बोला था ये बात। डेटर्स को भी नोटिफाई किया जाएगा कि आपके जो लोन्स हैं उनसे आगे जाकर के सिक्योरिटीज क्रिएट की गई हैं। सर्विसर टाइम टू टाइम रिसीवेबल से कलेक्ट करेगा और इसको एक एस्क्रो अकाउंट में डालेगा, जिससे एसपीवी अपनी सारी कलेक्शन को पे ऑफ कर रहा होगा अपने इन्वेस्टर्स को। एसपीवी इन सारी कलेक्शंस को पास करेगा इन्वेस्टर्स तक और एक एक करके उन एसेट क्लास को वैसे ही देगा जैसे उनको प्रॉमिस्ड है। फाइनली अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह हुआ तो भाई डिफॉल्ट में ऑब्वियसली डेटर्स के अगेंस्ट तो एक लिया ही जाएगा एक्शन, ये एसपीवी का एजेंट करेगा या फिर में हो सकता है सर्विसर करेगा, करेक्ट। और यहां पे आपका जो लॉस है वो लॉस अगर रियलाइज हो गया तो वापस उसको सीनियरिटी की रिवर्स रैंकिंग में बांटा जाएगा। इसका मतलब जो सबसे जूनियर ट्रांच है, जो सबसे रिस्की क्लास है, जिसके पैसे डूबे होंगे, उनको पहले दिया जाएगा और सीनियर्स तक बाद में जाएगा अगर रिवर्स हुआ तो। आमतौर पे तो रिवर्स का होता है। क्लियर?
परफेक्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन। प्रॉब्लम यही है कि भाई पहला तो कॉस्टली अफेयर है, दूसरा शुरुआत में इतना सेटअप करना पड़ता है, एसपीवी बनाना पड़ता है, ये वो बहुत एक्सपेंसिव है शुरुआत में, तो इनिशियल पेमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, जब बैंक्स में हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। इनफैक्ट ये पास ऑन ही हो जाता है एक तरह से आप देखें तो। इसके अलावा हाई डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज्यादा मेहनत है। इसके अलावा इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सब का आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वेरी 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 ट्रिकी। इसके अलावा सिर्फ हाई क्वालिटी एसेट्स को ही सिक्योरिटाइज कराया जा सकता है, तो बैंक हर तरह की चीजों को सिक्योरिटाइज नहीं करा सकती, ये एक लिमिटेशन है। इससे डेट रीस्ट्रक्चरिंग की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर का आपने सिक्योरिटाइज कर दिया तो फिर डेट को रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, यानी उसको वापस रीवैम्प करके नया डेट नहीं बनाया जा सकता। और अपफ्रंट बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये सिक्योरिटाइजेशन में होता है। अब इसमें बैंक्स क्या होती है ना, शुरुआत में ही उनको वेट नहीं करना है, तो शुरुआत में फटाफट अपना पोजीशन और प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। ऑब्वियसली दैट इज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के कितने कितने टाइप के एसेट्स हैं। पहला है एसेट बैक सिक्योरिटीज, इनमें कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट को बैकिंग में रख करके सिक्योरिटीज इशू की जाती है, इसे हम कहते हैं एबीएस। इसमें क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स, इक्विटी लोन्स, ऑटो लोन्स, इन सारी चीजों में दिलचस्पी दिखाई जाती है। नेक्स्ट है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, इनमें होम लोन्स रहते हैं, होम लोन्स पे जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे सिक्योरिटीज में पास ऑन किए जाते हैं। इनफैक्ट सीडीओज भी कुछ होते हैं, सीडीओज वो डेट ऑब्लिगेशंस होते हैं जहां पे कोई ना कोई एक सिक्योरिटाइज्ड ऑब्लिगेशन पे ही और एक क्रिएट किया गया है पूल। अब इसमें क्या होगा समझाता हूं मैं आपको। जो बैंक लोन्स होते हैं उनसे बनते हैं एमबीएस। अगर बहुत सारे एमबीएस को मिला करके एक और सिक्योरिटाइज्ड एसेट बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। क्या लिखा है, सिक्योरिटीज दैट कंसोलिडेट अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड इनकम एसेट्स। इसमें हाई यील्ड डेट भी हो सकता है और कई बार एसेट बैक सिक्योरिटीज भी हो सकती है। तो एसेट बैक सिक्योरिटीज की ही बैकिंग करके और एक सिक्योरिटी कर दी गई है क्रिएट, इसे हम कहते हैं सीडीओ। सीडीओ के कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि सीबीओ भी है। सीबीओ में आप एक बैकिंग करते हैं किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड का। कॉर्पोरेट लोन ऑब्लिगेशन भी है जिसमें लेवरेज्ड बैंक लोन्स होते हैं, तो बैंक लोन्स को लेकर के बैकिंग में इससे बनाया जाता है सिक्योरिटीज। इसके अलावा आप यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन भी देखते हैं, जहां पे प्राइमरली हम लोग जो आरएमबीएस है या फिर सीएमबीएस है उसकी मदद से हम यहाँ पे ये सीडीओज क्रिएट करते हैं। नो व्हाट इज सीएमबीएस? सीएमबीएस इज कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो कई सारे कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज को मिला करके उनकी पूल क्रिएट की जाती है और उसी पूल से हम लोग यहाँ पे जो पैसे हैं वो कर रहे होते हैं ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर्स। परफेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे और क्या क्या है, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में ये भी है कि आपके पास थ्रू सिक्योरिटीज होते हैं या पास थ्रू सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये बहुत सिंपल है, जैसे पैसे आया वैसे पैसा चला जाएगा, जैसे पैसा आया वैसे पैसा चला जाएगा। दूसरा होता है पे थ्रू सिक्योरिटीज, यहां थोड़ा डिफरेंस होता है, पैसा आता है उसको थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर आप उसे आगे बांट सकते हैं। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक है पास थ्रू, करेक्ट, और एक है सिंपल पे थ्रू। पे थ्रू में ये लिखा हुआ है एसपीवी विल टेम्पररीली रीइन्वेस्ट द कैश फ्लो टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डेट ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट है प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट्स। यहां क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी के पास में कुछ एसेट्स हैं, उन एसेट्स को खरीद लेती है एक सब्सिडरी कंपनी, और ये सब्सिडरी कंपनी इन एसेट्स को खरीदती है तो जाहिर सी बात है कुछ इनफ्लो इनको मिलने वाला है, ये फिर फर्दर उससे सिक्योरिटीज क्रिएट कर देते हैं। यह है प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट। यहां लिखा है द सब्सिडरी कंपनी बाय दीज डेट्स एंड रिसीवेबल्स टू गेन लिक्विडिटी, दीज स्टॉक्स आर बैक्ड बाय द गारंटीज ऑफ हाईली रेटेड मर्चेंट बैंक्स। ये क्रेडिट एनहांसमेंट है एंड मेकिंग देम अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। क्लियर? ये यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए ही इशू होते हैं। एसेट बैक कमर्शियल पेपर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पीछे कोई ऐसा लोन होगा या फिर पूल ऑफ लोन्स होगा जिससे पैसे आ रहे होंगे, उनके रिलेशन में हम कमर्शियल पेपर्स इशू कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली लाइक एबीएस, एसेट बैक सिक्योरिटीज ही है ये। इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट नाम से ही लिखा है कि ये जो पूल है उस पूल से जो इंटरेस्ट आएगा सिर्फ उसी से पेमेंट पास होगी, प्रिंसिपल से नहीं होगी, और प्रिंसिपल ओनली में प्रिंसिपल से होगा, इंटरेस्ट से नहीं होगा। अब यूजुअली क्या होता है मैं समझाता हूं, मान लो अपने लोन्स आ रहे हैं तो इन लोन से जो पेमेंट आ रही है उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है
उससे इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स को पेमेंट की जाती है, और जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उससे प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट्स को पेमेंट की जाती है। तो ये है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द सिक्योरिटाइजेशन यूनिवर्स। विद दैट बीइंग सेड, आज के हमारे ये 4 चैप्टर्स हो जाते हैं कंप्लीट। हमने मोटा मोटा काफी अच्छा आज की डेट पे सिक्योरिटाइजेशन और लीजिंग के थ्योरी को अच्छे से पढ़ा। उसके पहले हमने कैपिटल बजटिंग और उसकी प्रपोजल भी पढ़ा था, बट आई वुड से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। आज के इस लेक्चर को तो यहाँ हम फिनिश कर रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम पे और भी इस तरह के थ्योरी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक एक करके हम थ्योरी उतने डिटेल में पढ़ रहे होंगे जितने डिटेल में आज पढ़ा है। तो आज मैंने ट्राई किया कि आपके लिए थ्योरी एक इंटरेस्टिंग मैनर में आपके सामने पेश करूं। आप जितनी ज्यादा चीजों को सुन करके जाओगे और एक बार बुक को रीड थ्रू करके जाओगे तो आप थ्योरी लिखने लायक पोजिशन में आ जाओगे। बात बाकी किसी भी ऐसी जगह जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका भी नहीं दिलवाना चाहता, बिकॉज एट द एंड दैट इज गोइंग टू हार्म यू इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट थ्योरी क्लास ऑफ एसएफएम। अब अपने नेक्स्ट मिलेंगे सेकंड क्लास में, जिसमें हम सिक्योरिटी एनालिसिस को पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।